जी, आज के टॉपिक में हम लोग परिमेय संख्याओं के आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ इसके कॉन्सेप्ट देख लिए थे और आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं। पहला समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा होता है हमारा सरलतम रूप का प्रगुण। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। और अगर आपको इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। और इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो जो था, क्योंकि उसमें बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है, जो भी जितना था इसमें। चलिए आज देखते हैं परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। ठीक, दो महत्वपूर्ण प्रगुण है। ठीक है, चलिए पहला है इसमें हमारा क्या, समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता, सही, समतुल्यता का प्रगुण। और दूसरा होता है हमारा, जैसे दूसरा पॉइंट से है हमारा इसके सरलतम रूप का प्रगुण। ठीक है, सरल देखिए एक एक करके हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहला है समतुल्यता का प्रगुण और सरलतम का प्रगुण। समतुल्यता का मतलब ये होता है कि किसी एक परिमेय संख्या के समतुल्य दूसरी परिमेय संख्या, लेकिन एक्चुअल जो मान होगा उसका वो एक ही होगा, वो सबका सेम होगा। ठीक है, और दूसरा चीज होता है सरलतम रूप का प्रगुण। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कोई भी एक मान परिमेय संख्या होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू होती है वो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। समतुल्यता का प्रगुण पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम सरलतम रूप को भी देखेंगे। चलिए समतुल्यता का प्रगुण सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल लेते हैं। एक पहले तो हम एक परिमेय संख्या नहीं, एक भिन्न ले लेता हूं मैं। मान लीजिए भिन्न है हमारा 5/2। 5/2 ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, और इसमें जो p/q के फॉर्म में लिखा गया है इसलिए परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो अब इस भिन्न 5/2 के समतुल्य हम अनंत समतुल्य संख्याएं इसके लिख सकते हैं। अनंत समतुल्य का मतलब हुआ इसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। अब मल्टीप्लाई तो हम बढ़ाते जाएंगे, इस वजह से उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अब देखिए इसमें चलिए हम इसमें अंश और हर दोनों में एक संख्या से गुणा करते हैं और सेम संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर 2 का गुणा कर रहा हूं तो नीचे भी 2 का गुणा करूंगा। अलग अलग संख्या से हम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, और जब सेम संख्या से अंश और हर में जब गुणा होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये क्या होते हैं कि अंक जो है वो बदल जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान होता है वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे आइए हम इसके देखते हैं। सबसे पहले देखिए समतुल्यता हम 1 से शुरू करते हैं। अगर 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, सेम यही चीज अभी मिलेगा, हमको मिलेगा 5/2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं 5/2, अगर मैं 2/2 से अगर गुणा कर दूं तो देखिए अब क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको एक मिला ना आपको, देखिए एक यहाँ पहले जो था वो है, ये दूसरा इसके समतुल्य है। और अगर मैं बात करूं 5/2 गुणे 3/3 से हमने गुणा किया तो 5 15/2 6, ये तीनों समतुल्य हैं। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे सबका मान 5/2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम 10 और 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 ही आएगा। और 15 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हमको 5/2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया। इसी को बोलते हैं समतुल्यता का प्रगुण। ठीक है, एक परिमेय संख्या के मतलब बहुत सारे रूप हो सकते हैं, तो उन सभी रूपों को हम बोलते हैं समतुल्यता का प्रगुण।
ठीक है। अभी आपने यहाँ पर 3 चिन्ह दिखा। अब देखिए ये जो थी, ये जो संख्या है ये क्या है, भिन्न है। परिमेय संख्या तो है, ये आपको पहले ही पता था, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अगर मैं यहाँ बात कर लूं -5/2 तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है। ये -5/2 भिन्न नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये भी बता चुका हूं कि माइनस में कोई भी अगर बटे में चीजें होती हैं तो हमारी जो भिन्न होती हैं वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने आपको एक चर जो समीकरण होता है उसका एक न एक सलूशन होता है, और उस सलूशन को हल करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं उनकी उत्पत्ति हुई, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आया फिर परिमेय संख्याएं, और ये है हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ना ही भिन्न है और ना ही ये एक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन अलग अलग की बात करेंगे तो -5 एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, लेकिन -5/2 पूर्णांक नहीं है और ना ही ये भिन्न है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप याद रखिए ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं समतुल्यता का, तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया। आप ऐसे चाहे जितने कर सकते हैं, अनंत तक कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य उस अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, अभी तो जैसे मैंने 2/2 से गुणा करूंगा तो -10/4 हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट गुणा करूंगा -5/2 गुणे 3/3 से गुणा अगर गुणा हम करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5-15/2 6। इसी तरीके से हम गुणा करते जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, हमको इसके समतुल्य संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे के टॉपिक पर देखते हैं, इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, देखिए क्या होता है समतुल्य। देखिए किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर का मतलब होता है कि वह संख्या शून्य नहीं होगी, ठीक है। हम शून्य से गुणा नहीं करेंगे। शून्येतर का मतलब होता है कि हम इसमें शून्य से गुणा नहीं करेंगे। उसके अलावा परिमेय संख्या में चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दोनों पूर्णांकों से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शून्येतर पूर्णांक से गुणा नहीं करेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब जितने भी हम गुणा करेंगे इसमें संख्याएं पूर्णांक से, धन और ऋण पूर्णांक, दोनों पूर्णांक यहाँ पर आएंगे। इसीलिए हमने यहाँ शून्येतर का शब्द यूज किया। शून्येतर का मतलब होता है शून्य का नहीं यूज करना, बाकी दोनों धन और ऋण दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया। अब जैसे देखिए किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम समतुल्यता ज्ञात करना चाहते हैं, अगर उसमें मैं 0 से गुणा कर दूंगा तो उसका कोई समतुल्य नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि 2/3 अगर मैं 0/0 गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0/0, और साथ में ये हो जाता है रॉन्ग, ये है हमारा गलत है, ठीक है, ठीक है। 2/3 गुणे 0/0, अब ये 0 और 0 इसका कोई मतलब नहीं होता है, और ये हम लिख भी नहीं सकते हैं इस तरीके से 0/0, ठीक है। तो ये हमारा कोई समतुल्य इसमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम 0 से हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर हमको दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या दिखाया आपको, क्योंकि मैं एक में गुणा नहीं कर सकता, ठीक है, अंश और हर दोनों में गुणा करना है, और एक ही शून्योत्तर से, एक ही शून्योत्तर मतलब एक ही, अगर मैं शून्य से गुणा कर रहा हूं तो दोनों में, अगर मैं ऊपर गुणा करूंगा तब तो कोई बात नहीं है, 0/3 इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं 0/0 से गुणा करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0/0, ठीक है, और ये इनवैलिड होता है, ठीक है, ये सही नहीं होता, ये इनवैलिड होता है। 0 कभी भी हर में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पर, किसी भी अंश और हर में किसी भी परिमेय संख्या में, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं, जहां यहाँ पर भी क्या होता है, क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, ये परिमेय संख्या है, और जो क्यू होता है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। अब इसमें हम चाहे जैसे 2/3 है, तो अब इसके अगर हमें शून्यतर गुणा करना है किसी भी संख्या से, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, 3/3 का गुणा करूंगा तो -3 दूनी 6 बटे 3 त्रिक 9 ये आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कितनी भी संख्या है 4 का गुणा करिए, 5 का गुणा करिए, 6 आप चाहे जितने गुणा करिए, आप अनंत परिमेय संख्याओं के अनंत समतुल्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए आपके बुक में एक लॉजिक लिखा हुआ है, अगर मैं भी आपको बता देता हूँ, सेम जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट लिखा गया है। अगर x और y, x y एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और यम एक शून्यतर है, शून्यतर है, तो समतुल्य परिमेय संख्या, थोड़ा सा हिंदी पर मत जाइएगा, मैं लिख नहीं पाता, इसके परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या ये होंगे, ठीक है। अगर यम एक शून्यतर है जो कि शून्य नहीं है, तो हम x और y में हम यम का मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे जितने भी यम मान होंगे, जितने भी हम निकालना है हमको उतने कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ अलग तरीके से होगा यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, पहला एग्जाम्पल है, जैसे आपके बुक में देखिए -7/5 है, और इसमें दिया गया है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको मुझे ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका चार ऑप्शन नहीं, 4 टाइप है, जिसका अंश -14 हो। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हर बराबर -14, हर नहीं है, अंश है, ठीक है, अंश बराबर -14 के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब लिखिए। अब देखिए क्या करूंगा मैं, अंश में बोला जा रहा है -14 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 है यहाँ पर, 7/5 गुणे कितने का करेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का करना। अब देखिए जो संख्या हम अंश में गुणा करेंगे उसी का हर में भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -14, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मिल गया हमको। इसी तरीके से देखिए हर 20 हो, यदि हर बराबर 20 हो, ठीक है, बराबर 20 हो, तो क्या करेंगे, -7/5 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हमें ऊपर वाले से नहीं लेना है, 5 से लेना है, हर से लेना है, तो हमको 20 लाना है, कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे, तो -7×28 आगे हो जाएगा 5×20, ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, और भी हैं यहाँ पर, चलिए, और कुछ एग्जाम्पल नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप थोड़ा कमेंट से जरूर बताइएगा इसको, ठीक। मैं यही -7/5 ही आपको दे रहा हूँ, आपको इसको व्यक्त करना है किसमें, समतुल्य,
ठीक है। देखिए आपको समतुल्य इसको ज्ञात करना है, समतुल्य ही होगा इसको जब भी हम ज्ञात करेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है, यदि हर बराबर, पहला हम इसमें दे रहे हैं अंश बराबर, ठीक, अंश बराबर अगर -35 हो और दूसरा हर बराबर 45 हो, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब दो हमें परिमेय संख्या इसका बताइए। पहले में कंडीशन दिया गया है यदि -35 होना चाहिए और दूसरा वाला जो परिमेय संख्या आपका बनेगा, समतुल्य बनेगा, उसमें जो हर है वो 45 होना चाहिए, ठीक है। अब कमेंट से जरूर बताइएगा इस परिमेय संख्या को। और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला है हमारा सरलतम का प्रगुण। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सरलतम प्रगुण। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए अगर कोई, हाँ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं और कब तक करते हैं, जब तक अंश और हर का महत्तम समापवर्तक एक ना हो जाए, यानी कि अंश और हर दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य हम लोगों ने जब चैप्टर 10 कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो हमने देखा था सह अभाज्य, ठीक है, संख्या। ये क्या होता है, जिनका मस या जिसका मस एक होता है, ठीक है, जिसका मस एक होता है, ठीक है। एक का मतलब एक ही नहीं होता, एक एक मतलब ये वाला एक, ठीक है, एक होता है, ठीक है। सर उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक। अब चलिए एक कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको फिर सरलतम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। जैसे 20 बटा हमने ले लिया 8, ये एक देखिए परिमेय संख्या है, ये एक भिन्न है। और एक चीज यहां पर याद रखिएगा, पॉइंट्स चलिए ठीक है, अभी पॉइंट्स हम आपको लिख देंगे, ठीक है, कि हर जो होता है, हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करके, अगर माइनस नीचे है भी, अगर हर में है भी, तो हम इसमें सिंप्लीफाई करके -1 का गुणा करके हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि हमें देखिए दो चीजें देखनी होती है, हमको एक ही संख्या से दोनों को काटना होता है। ऐसा नहीं हम 20 को किसी और संख्या से काट दें, 8 को किसी और संख्या से काटें, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। किसी एक ही पूर्णांक से हमें अंश और हर को दोनों को एक ही पूर्णांक से काटना होता है, और जीरो नहीं, शून्येतर कहते हैं तो ज्यादा अच्छा ही है, ठीक है। किसी शून्येतर पूर्णांक से हमको इसको काटना है, ठीक है। जिसको अब देखिए किससे कटेगा ये, अगर मैं बात करूं तो यहां पर सोचिए, देखिए पहला है 20 है और 8 है, 5 से हमारा 20 कट जा रहा है, लेकिन 8 नहीं कट रहा है, तो हमें 5 से इसको नहीं काटना है, ठीक है। फिर कौन सी संख्या बच रही है हमारी, 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 से 4 बन जाए 20 कट जाएगा, और 2 भी तब 8 भी कट जाएगा। देखिए समापवर्तक, अब आती है बात समाप्त। अभी तो मैंने देखिए एचसीएफ अलग चीज होती है, एचसीएफ से अगर हम काटते हैं, महत्तम समापवर्तक मसल से अगर हम काटते हैं, तो एक ही बार में हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मसल से काटता हूं तो एक ही बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर समापवर्तक से काटता हूं, सिर्फ समापवर्तक होता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ समापवर्तक, तो हमें इसे कई बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। समापवर्तक क्या होता है, इसके गुणज होते हैं, तो गुणज से हमें इसको यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। तो अब यहाँ जब भाग है तो ये कितने का मल्टीप्लाई है, ये हमें देखना है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ 2 से अगर बात करूं तो ये 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये 10 बार है, और ये है 4 बार है, तो हमें देखिए कितना मिला, 10/4 मिला। क्या अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है,
हाँ होगा, क्योंकि अभी 10 और 4 दोनों कटने वाली संख्या है और दोनों कट सकती हैं, क्योंकि इनका मस जो है अभी 1 नहीं आएगा। अब फिर मैं 2 से काटूंगा इसको, फिर देखिए अब इसको 2 5 बार में गया, यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, मैंने इसको 2 से भाग दिया है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मैंने दिमाग जो फास्ट ट्रैक होता है उससे मैंने सॉल्व किया। अभी मैं एक और तरीका लिख के दिखाता हूँ आपको एकेडमिक लेवल का, ठीक है। अब ये 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, अब हमें मिला 5/2। अब बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनको काट सकती है 5/2 को? अब नहीं है, क्योंकि 5 और 2 का अभाज्य जो मतलब ये जो इनकी संख्याएं हैं, ये देखिए इसमें से एक अभाज्य संख्या हो गई, कौन है? 5 है, ठीक है। और दोनों 2 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं माना जाता, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इनका अगर हम सह अभाज्य बात करें तो ये दोनों सह अभाज्य हैं। अगर इनका मैं मसा का बात करूं तो इन दोनों का मसा जो है वो 1 है, ठीक है। ये दोनों 1 से ही दोनों डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी कि ये सरल हो गया। सरलतम प्रगुण यही कहता है कि इसको इतना इसको काटिए कि ये दोबारा फिर किसी से ना कटने पाए, ठीक है। तो अब देखिए हमने 2 बार इसको काटा, अब 5/2 आ गया, अब ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 चीजें हमने आपको यहाँ बताया अभी। पहला HCF से काटना है। अब देखिए HCF अगर बड़ी संख्याएं हैं तो फिर हम मसा निकालेंगे। मसा निकालेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, समापवर्तक से ही काट देते हैं। समापवर्तक मतलब जिससे हमको ऐसा लग रहा है किसी संख्या से कट रहा है, तो हम उसको काट कर थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं बड़ी। अगर मैं इसे देखिए 2 से काटा, इसलिए 2 स्टेप गया। अगर मैं डायरेक्ट 4 से काट देता तो हमको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाता, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस पर है। ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वनडे एग्जाम में हम ऐसा लॉजिक अपनाते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारे दिमाग में एक ही बार में आ जाए और इसको एक ही बार में हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर हम इन दोनों की अगर मैं मसा की बात करूं तो देखिए 20 और 8 का मसा जो होगा वो 4 होगा और वो एक ही बार में डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको मैंने कैसे काटा। ये हम स्टेप यहाँ लिखते हैं, 20/2 ऐसे लिखते हैं और 8/2 बराबर यहाँ हम लिखते हैं 10/4 और फिर हम इस भाग रहेगा, फिर हमने दोबारा इसको भाग दिया था तो भागे 2 और भागे 2, फिर हम ये होता है हमारा 5/2 मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। जब हम एकेडमिक रिटन एग्जाम अगर देते हैं तो हम ये स्टेप दिखाते हैं इस तरीके से, न कि इस तरीके से। इस तरीके से हम दिखाते हैं तब हमको यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हर जगह, हर स्टेप पे हमें लिखना है कि अंश और हर में 2 से भाग देने पर, ठीक है, अंश और हर में 2 से भाग देने पर आप जितने से भाग दिए हैं वो आपको ब्रैकेट में यहाँ लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर स्टेप मार्किंग में आपका नंबर कटेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर फिर सोचेगा फिर ये कैसे काटा, ये कैसे काटा, तो इस वजह से यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, हमारे मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे दे दें वो, ठीक है। इसीलिए अब जब आप इस तरीके से काट रहे हैं तो ये स्टेप आप जरूर लिखिएगा यहाँ पर। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, अंश और हर में 2 से भाग देने पर, ठीक, हाँ, भाग देने पर। अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा 10/4 बराबर जो आएगा 10/4 लिख दूंगा, ठीक है। अब फिर 10/4 को अगर मैं फिर से काट रहा हूं तो फिर मैं उसके लाइन के लिए मैं लिखूंगा, क्योंकि अगर 2 ही है तो कोई बात नहीं, हम 2 ही लिखेंगे। अगर दूसरी संख्या होगी तो हमें संख्या बतानी पड़ेगी। हर स्टेप पे ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। एक बेस्ट अच्छा प्रैक्टिस है, अगर रिटन एग्जाम हम दे रहे हैं तो ये सब लिखना जरूरी है। और ये जो है इसमें तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया है, ठीक है। इसमें अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए, सरल करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया, आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। चाहे उसका HCF निकालिए, मसा निकालिए और मसा निकाल कर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वो उसमें आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप उसके समापवर्तक से या फिर कोई भी आपके संख्याएं जो माइंड में आ जाए अचानक, और वो अगर दोनों संख्या को काट रही तो आप काटिए, सिंप्लीफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भला स्टेप बढ़ेगा तो आप स्टेप का लिखते जाइए, स्टेप में क्या हो रहा है।
दोनों तरीका सही है, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट हमको यही चाहिए कि जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा अंश और हर सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक चीज देखिए, इसमें आपको दिमाग में आ रहा होगा इसका मसा कैसे निकालना है, ठीक है। तो मसा का तो एक अलग ही टॉपिक था हमारा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए मसा के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए रात को वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुत्ते पता नहीं क्यों आपस में इतना शोरगुल होने लगता है, फिर डिस्टर्बेंस होने लगती है बनाने में। खैर कोई नहीं, आप उनकी आवाज़ को इग्नोर करिए। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, 20 और 8 का हम। चलिए देखिए इसकी मस हम बात करते हैं, देखते हैं। उम्मीद है कुत्ते भौंकेंगे नहीं। देखिए 20 और 8 इसका हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखते हैं। ये प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं कि हम यहाँ पर सभी अभाज्य गुणनखंड जिससे बोला जाता है वो हम लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 2 और गुणे हो जाता है 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, अब देखिए ये प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे काटते हैं इसको। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा 10, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। अब ये देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, जिससे कटेगा सिर्फ उसी से काटना होता है इसको। 5 क्या 5, लास्ट में यहाँ 1 आना चाहिए। 2 2 5 ये हमने लिखा था। अब अगर मैं 8 को काटूंगा तो आपको मिलेगा ये 3 चीजें, ठीक है। 2 2 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ देखिए क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन से सबसे ज्यादा बार कॉमन फैक्टर है ये हमें देखना है। देखिए ये है 2 और ये है 2, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें 2 नहीं है इसलिए हम इसको नहीं ले, 5 इसमें नहीं इसलिए नहीं लिखे। अब देखिए इसका जो एचसीएफ आएगा, 2 पेयर बने हैं ना, 2 गुणे 2 बराबर 4, ये है हमारा एचसीएफ, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। अब अगर मैं इसको 20/8 को मैं 4 से अगर डिवाइड करता तो डायरेक्टली हमको कितना मिल जाता, 5/2, ठीक है। जैसे देखिए 20 अगर 8 है, अगर मैं 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5/2 डायरेक्ट मिल गया ना। हाँ, तो ये चीज यहाँ पर मैं बता रहा था। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अगर मसा से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एक ही बार में आंसर मिल जाएगा। अगर फिर हम नॉर्मली अगर डिवाइड करें, मल्टीपल टाइम्स को हम डिवाइड करेंगे तो हम बार बार हम इसको डिवाइड करनी पड़ेगी हमको, और फाइनली हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर। और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो सहअभाज्य होना चाहिए। अंश और हर दोनों का अगर हम देखेंगे तो सहअभाज्य होना चाहिए, फिर दोबारा किसी से नहीं कटनी चाहिए। और दूसरी चीज, हर जो है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स थे इसमें सरलीकरण में, और कुछ इसको याद करने वाली चीजें होती है, मैं अभी आपको लिख देता हूं यहाँ पर। ये थोड़ा सा रात के टाइम में कुत्ते पता नहीं क्यों यहाँ भौंकने लगते हैं, इस वजह से वीडियो ऑल टाइम कंज्यूम हो जाती है। जब ये आवाज आने लगती है तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ जाता है फिर। चलिए ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स थे इसमें, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट्स तो ये है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये आप याद रखिएगा, जिसका मसा 1 होता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट है, फिर शुरू हो गए कुत्ते, ठीक है कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या के कुछ पॉइंट्स है, अब इसको याद रखिएगा। परिमेय संख्या p/q तभी होता है, p/q तभी होता है जब q धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। जब q धनात्मक पूर्णांक होता है और p और q के निरपेक्ष मानों का मस केवल 1 होता है, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। यानी कि निरपेक्ष मान क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज ये है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। हाँ, एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताया, ठीक है। मैं
इसको हटा देता हूँ, सहअभाज्य संख्या अब जान चुके हैं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है, परिमेय संख्या 20/-10 हमारे पास है, ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा, मैं इसको जब सरल करूंगा तो कितने से काटूंगा इसको बताइए। 5 से काट देता हूँ डायरेक्ट, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4/-2, 4/-2। देखिए ये एक परिमेय संख्या का सरलतम रूप है या नहीं है। अभी देखिए एक और स्टेप में कटेगा ये। अगर मैं यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि ये 10 से हम इसको काट सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 से और काट देता हूँ। 10 तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो मैंने इसको कैसे काट दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं काटता हूँ 10 से काटता हूँ, ठीक है, 10 दूनी 20 और 10 क्या 10, हमको ये आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। लेकिन चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं, किसी और से कोई ना कट जाए, ठीक है। यहाँ मैंने 10 से भाग दिया है, ये याद रखिएगा, 10 से भाग देने पर, ठीक है, 10 से भाग देने पर किसमें, अंश और हर, ठीक है, अंश और हर दोनों में 10 से हमने भाग दिया, हमको ये मिला। लेकिन ये जो है अभी ये परिमेय संख्या का सही आंसर नहीं है हमारा ये। अब इसको हमें क्या करना है, -1 को ऊपर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ नीचे में माइनस से नहीं होगा, दोनों में माइनस से गुणा होगा। अब फिर 1 मिनट, हाँ देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ये -2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लस, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ये 2। लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, इसलिए हम ये लिखेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा ये होगा -2/1, परिमेय संख्या के रूप में, p/q के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। चलिए एक सिमिलर वे में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहां ले लेता हूं 25/-15, ठीक है। अब देखिए ये 3 का 5 से डायरेक्ट मैं काट देता हूं, क्योंकि इनका मस जो आएगा हमारे पास मुझे लग रहा 5 मिलेगा, और 5 से अगर हम काट रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5×5 और ये हो जाएगा 5×15, और फाइनल रिजल्ट मिलेगा 5/-3। हमको आपको ये बताने का पर्पज था कि अब देखिए ये यहाँ मिला इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, फिर वही अभी मैंने आपको बोला सिमिलर वे में बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 1 आ गया था लास्ट नीचे, इस वजह से हमने कुछ चेंज करना पड़ा। तो अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3। ये हमारा जो आंसर है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, मानक रूप है ये। अब देखिए ये दोनों का अगर हम मसा निकालेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ठीक है। ये सहभाज्य संख्याएं हैं दोनों, p और q, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, और अब आ जाता है हमारा चैप्टर 1A। अब हम लोग 1A को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 क्रमांक पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, मतलब इसका अगला कॉन्सेप्ट फिर इस चैप्टर का, ठीक है। अगर अभी तक आज के क्वेश्चन में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी अगर आपको डाउट हुआ हो या कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक। थोड़ी सी आज परेशानी हुई है एक्स्ट्रा शोरगुल से, कोई नहीं, की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि ये सब डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए रात को मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी आप देखिए इस वीडियो को, अगर कोई कमेंट्स है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इसमें आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।